मधु एक मध्यम परिवार की अप्सरा समान खूबसूरत युवती थी। उसके पिता का अपना छोटा सा कारोबार था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब मधु घर से निकलती तो लड़के दिल थाम कर रह जाते थे। मधु को इस बात का एहसास था कि वह बेहद हसीन है, इसलिए वह और भी नजाकत से चलती थी। एक एक कदम बड़े सोच समझ कर उठाती थी। जब उसके चलने पर लड़कों के दिलों पर सांप लुट जाते और वे दिल थाम कर रह जाते और आह भरते रह जाते, तो यह सब देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता। वह उन्हें और भी जलाती और आनंद महसूस करती थी। यही कॉलेज के छात्रों का भी हाल था। कॉलेज के मनचले छात्र भी उसे देखकर आह भर कर रह जाते थे। लेकिन मधु एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। मधु के पिता मदन लाल को एक मित्र थे, अवधेश। उनका एक बेटा था, राजेश। कारोबार के सिलसिले में अक्सर राजेश मधु के घर आया करता था। राजेश भी हसीन मधु का दीवाना था। मधु एमए की छात्रा थी। 18 को पार कर गई थी, जवानी से भरपूर थी, लेकिन अपने यौवन की हवा अभी तक उसने किसी को लगने नहीं दी थी। राजेश जब भी मधु के घर आता तभी वह उसको तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था, मगर मधु उसकी ओर ध्यान भी नहीं देती थी। एक दिन राजेश ने हिम्मत दिखाई। मधु उसके लिए चाय लेकर आई थी। कमरे में उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। एकाएक राजेश ने मधु को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मधु ने चीखने को मुंह खोलना चाहा तो राजेश ने और भी हिम्मत का प्रदर्शन किया। उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। उफ, मधु की हालत खराब हो गई। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ इस प्रकार की हरकत भी कर सकता है। कई पल इसी तरह से गुजर गए। मधु के सारे शरीर में एक अजीब प्रकार की झुरझुरी सी दौड़ गई। कई पलों तक उसी स्थिति में रहने के बाद राजेश ने मधु को छोड़ दिया और फिर बोला, आई एम सॉरी मिस मधु, मैं अपने आप पर काबू न रख सका। तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना बना दिया था। मधु चुपचाप खड़ी रही। उसकी स्थिति बड़ी अजीब थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सोफे पर बैठा और चाय पीने लगा। आपने यह अच्छा नहीं किया, काफी देर बाद मधु ने कहा। मधु घर में अकेली थी। उसकी माँ तो थी ही नहीं। उसकी माँ की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो गई थी। राजेश उस दिन चाय पीकर चला गया। राजेश के इस कृत्य ने मधु के तन बदन में आग लगा दी थी। कुंवारी लड़की के साथ यदि इस तरह की कोई हरकत कर दे तो उसकी क्या हालत होती है, यह वही जानती है। कई दिन तक राजेश मधु के घर नहीं आया। वह यह देख रहा था कि उसने उसकी हरकत की शिकायत की है या नहीं। अगर शिकायत की होती तो अवश्य ही उसके पिता शिकायत करेंगे, मगर मधु ने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की थी। एक सप्ताह के बाद राजेश मधु के घर आया। जब वह आया उस समय मधु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजेश को आया देखकर वह विद्यालय जाने से रुक गई। मदन लाल जी हैं? राजेश ने मधु की ओर देखते हुए कहा। वे तो कहीं गए हैं। ओहो, क्या बात थी? वैसे ही उनसे काम था, राजेश ने कहा। मिस मधु? यस राजेश। असल में राजेश ने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया था। उस दिन न जाने किस धुन में मैं आपके साथ वह हरकत कर बैठा। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु की चुप्पी से राजेश को बल मिला। उसने फिर एक बार वही हरकत कर दी, मगर आज मधु ने कोई विरोध नहीं किया। राजेश को और भी बल मिला। वह मधु के साथ वही बिस्तर पर लुढ़क गया और फिर राजेश की वह इच्छा पूर्ण हो गई जिसकी उसे चाहत थी। उस दिन राजेश कई घंटों के बाद मधु के घर से आया था। अब जब भी राजेश की इच्छा होती वह मधु के घर आ जाता। मधु अब विरोध नहीं करती थी। इस तरह से 1 वर्ष बीत गया। उन दोनों ने कभी शादी करने की बात नहीं सोची। शायद मदन लाल को उनकी इस हरकत का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने आनन फानन में मधु का विवाह पास के नगर में एक व्यापारी के बेटे से करा दिया। उसका नाम था विजय। वह अकेला था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। विजय मधु को ब्याह कर अपने यहाँ ले आया। मधु हसीन तो थी ही। उसने विजय को मन को मोह लिया था। विजय ने पहली रात को मधु के पास बैठते हुए कहा था, मैं कोई शायर या लेखक तो हूँ नहीं कि उनके जैसी बातों से तारीफ करूंगा। मैं सीधा साधा इंसान हूँ। बस इतना कहूंगा कि तुम वास्तव में बेहद खूबसूरत हो। मैं आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ। एक पल रुककर उसने फिर कहा, मधु, आज की रात मैं एक बात कहूंगा।
आज से पहले मैंने या तुमने कुछ भी किया हो उसका ना हम जिक्र करेंगे, ना कभी किसी से पूछेंगे। हाँ, आज के बाद सदा एक दूसरे के बनकर रहेंगे। सुहाग सेज पर लाज से लिपटी हुई मधु ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, केवल गर्दन हिला दी। विजय ने अचानक लाइट का बटन ऑफ कर दिया। अगले ही पल कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे कमरे का वे दोनों लाभ उठाने लगे। मधु को जो ससुराल मिली थी उसमें उसके अलावा कोई नहीं था। वह थी और उसका पति। विजय का अपना छोटा सा व्यापार था। जब से विजय का विवाह मधु के साथ हुआ था तब से विजय 8 बजते ही घर लौट आता था। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। दिनों दिन प्यार बढ़ता गया। सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से गुजर रहा था। एक दिन जैसे ही विजय अपने काम पर गया वैसे ही राजेश आ गया। राजेश को देखकर मधु घबरा गई। वह कई पलों तक एकटक देखती रही, फिर बोली, राजेश। हाँ मधु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मधु। राजेश ने कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने बैठने तक को नहीं कहा, ऊपर से पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखो, मैं यहाँ अपनी ससुराल में बड़े आराम से हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह का विघ्न पड़े। मधु के स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे सुखी जीवन में विघ्न क्यों डालूंगा भला? उसने कहा, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ मधु? मैं तो तुमसे मिलने चला आया हूँ। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। तुम चले जाओ प्लीज, मधु ने कहा। चला जाऊंगा, राजेश ने कहा। बिल्कुल चला जाऊंगा, तुम आओ तो। मधु चाह कर भी राजेश को रोक नहीं सकी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो राजेश उसके पति से उसके विषय में सब कुछ बता दे और राजेश अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। मधु के इस डर का लाभ बार बार राजेश उठाने लगा। वह कभी भी वहां आ जाता और मधु को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता था। जब भी राजेश आ जाता था मधु बुरी तरह से घबरा जाती थी। उसे इस बात का भय था कि यदि किसी दिन विजय आ गया तो क्या होगा। उस दिन राजेश करीब 11 बजे आया था। उसने आते ही मधु को अपनी बाहों में भर लिया। वह उसे अपने बाहों में उठाकर अंदर ले आया। मधु बेबस थी। ठीक उस वक्त जब वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। कौन है? मैं हूँ विजय, बाहर से आवाज आई। मधु बहुत जल्दी उठकर खड़ी हुई, कपड़े ठीक किए और राजेश कुर्सी पर बैठ गया। मधु ने द्वार खोला। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ी हुई थी। मधु की इस हालत को देखकर विजय ने कहा, क्या बात है मधु? कुछ नहीं, कुछ तो है, विजय ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ घबराई हूँ। विजय और मधु दोनों अंदर आ गए। अंदर बैठे हुए राजेश को देखकर विजय सब कुछ समझ गया। उसकी ओर देखते हुए बोला, ये कौन है? राजेश, मधु ने बताया। हमारे यहाँ से आया है, डैडी ने खबर लेने के लिए भेजा है। ओह, यह बात है जी। मधु ने चाय बना दी। विजय और राजेश के साथ साथ चाय पी। चाय पीने के बाद राजेश चला गया। उसके साथ ही विजय भी चला गया। विजय ने न तो मधु से कहा न ही उसने राजेश से कुछ कहा, लेकिन उसके मन में शक ने घर कर लिया था। अब वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के फिराक में लगा रहा। 1 महीने बाद जैसे ही विजय घर से निकला, राजेश आ गया। उसने फिर मधु को अपनी बाहों में भर लिया। राजेश, मधु, तुम क्यों मेरे सुखी जीवन में आग लगाने पर तुले हुए हो? वह बोली। उस दिन विजय को शक हो गया था। यह बात और है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। भगवान के लिए तुम यहाँ मत आया करो। अच्छा मधु, राजेश ने कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। और उसने मधु के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे अपनी बाहों में भरकर खींच लिया। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, किसी ने द्वार पर ठोकर मारी। द्वार खुल गया। सामने विजय खड़ा था। कोई भी पुरुष जब अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में देखता है तो उसे उस समय जो उसकी हालत होती है वही हालत उस समय विजय की थी। मधु को काटो तो खून नहीं। राजेश गर्दन नीचे किए खड़ा था। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और बाहर निकल गया। इधर चटाक 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 विजय ने कई थप्पड़ मधु के गालों पर रसीद कर दी। बेशर्म बेहया, विजय ने कहा, मैं समझ तो उसी दिन गया था कि तुम मेरी इज्जत बर्बाद कर रही हो, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? जी तो करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। मार दो गोली विजय, मधु ने धीरे से कहा। मैं कसूरवार हूँ, तुम जो चाहो करो, मैं उफ तक नहीं करूंगी।
लेकिन सच यह है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, मगर हो नहीं पाई थी। मधु जी, मैं आज तुम्हें बख्श रहा हूँ, विजय ने कहा। मैंने पहली रात को तुमसे कहा था कि शादी से पहले हमने जो कुछ किया है उसे भूल जाते हैं। याद रखना, यदि आज के बाद तुमने कोई भी गलती की तो मेरा चाहे कुछ भी हो, तुम्हें गोली मार दूंगा। जी, मधु ने कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर जिंदगी गुजरने लगी। विजय ने काफी दिनों तक फिर छुप छुप कर देखा, मगर उसे फिर कोई गलती नजर नहीं आई। ना ही उसने राजेश को आते हुए देखा। मधु ने विजय के प्यार में किसी किस्म की कोई कमी न पाई। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह राजेश से कभी नहीं मिलेगी। उसने पूरी निष्ठा के साथ विजय की बनकर रहने का निश्चय किया। लेकिन तभी एक दिन एक अजीब घटना घट गई। गर्मियों के दिन थे। दोपहरी में अचानक मोहल्ले का एक गुंडा टाइप का लड़का घर में घुस आया। उसका नाम रोबिन था। उसने आते ही मधु के मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि वह चिल्ला न सके और वहीं बिस्तर पर ढकेल दिया। बेचारी मधु बेबस हो गई। एक बार फिर उसकी पवित्रता भंग हो गई। राजेश के चंगुल से छूटी तो रोबिन के चंगुल में फंस गई। वह जब मर्जी होती मकान में आ जाता और मधु को दबा लेता। मोहल्ले में उसकी खिलाफत करने वाला भी कोई नहीं था। उस दिन जब रोबिन ने मधु को दबोच रखा था, वह विजय आ गया। विजय ने जब यह देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वहीं पड़े हुए एक ईंटे से रोबिन पर वार कर दिया। रोबिन ने चाकू खोला और विजय के पेट में घुसेड़कर घुमा दिया। विजय की आंतें बाहर आ गई और वह वहीं लुढ़क कर ढेर हो गया। रोबिन वहां से यह कहता हुआ भाग गया, खबरदार, अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हारी भी यही अंजाम होगा। मधु रोने पीटने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के पूछने पर उसने बताया, कुछ लोग घर में घुस आए थे। वे लूटना चाहते थे। इन्होंने विरोध किया और उन्होंने चाकुओं से इन्हें गोद डाला। लाश को पुलिस उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उसे मिली और वह जला दी गई। अब मधु नितांत अकेली रह गई। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। विजय का जो कुछ भी था वह सब उसी का था, लेकिन उसका वह क्या करेगी। व्यापार करने वाला तो कोई था ही नहीं। राजेश फिर आने जाने लगा था। एक दिन उसने राजेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, राजेश, विजय की सब व्यापार को भी तुम समेट लो और मुझसे शादी कर लो। शादी की क्या जरूरत है मधु? राजेश ने कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा व्यापार देख लूंगा। मधु को अब राजेश से नफरत हो गई। एक दिन उसने राजेश की चाय में बहुत सी नींद की गोलियां डाल दी। राजेश उसके घर से चला गया। वह बस में बैठा था, वहीं बैठा का बैठा रह गया और दोबारा उठ न सका। किसी को भी यह पता न चल सका कि राजेश को किसने मार डाला। अब मधु इंतकाम पर उतर आई थी। राजेश के बाद उसने रोबिन से शादी का प्रस्ताव रखा। रोबिन भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा गया। तब उसने एक दिन बड़ी सफाई से रोबिन को भी ठिकाने लगा दिया और फिर वह किसी नए युवक को फंसाने के लिए सोचने लगी। उसी मोहल्ले के एक युवक को अपने जाल में फांसकर रंगरलियां मनाने लगी। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।